कॉफी पर कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय ना मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पेनाज त्यागी। सबसे बड़ी पार्टी को आज सबसे युवा अध्यक्ष मिल गया। नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि उनका नया बॉस आ गया है। 45 साल के इस नए बॉस के सामने कुर्सी पर बैठते ही 5 बड़े चैलेंजेस हैं। पश्चिम बंगाल, जहां पूरी ताकत झोंकने के बाद भी पार्टी ने अब तक सरकार नहीं बनाई। असम, जहां 2 बार से सरकार बनी हुई है और तीसरी बार में डेमोग्राफी और एंटी इनकम्बेंसी की चुनौती सामने आ खड़ी है। केरल में कमल खिलाने में पार्टी कोसों दूर है और अपने सबसे बेस्ट फेज में भी तमिलनाडु में पार्टी सिफर पर है। चुनाव में मुश्किल से अब 4 महीने 120 दिन का वक्त बमुश्किल बचा है। तो कैसे नितिन नवीन ये इम्तिहान पास करेंगे? क्या ममता, स्टालिन, विजय, अखिलेश जैसे नेताओं के सामने नितिन नवीन के आने से विपक्ष के नेताओं की राह आसान होगी, या नए जोश वाला युवा अध्यक्ष नई ऊर्जा से टफ फाइट देने वाला है? आज कॉफी पर कुरुक्षेत्र में हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान हैं, वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह जी हमारे साथ हैं, अनंत विजय जी हमारे साथ हैं और हमारे साथ इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर भी हैं। सर, आपसे शुरुआत करते हैं। नितिन नवीन के लिए चैलेंजेस जो हैं वो बहुत टफ होने वाले हैं। मुश्किल से 100 दिन का वक्त बचा है और 5 ऐसी जिम्मेदारियां हैं जहां पर पार्टी खुद भी मानती है कि राह आसान नहीं है। लेकिन आज चाहे आप मोदी जी का भाषण सुन लीजिए, नड्डा जी का सुन लीजिए, सबने कहा बंगाल तो जीतना है। नहीं, वो तो लक्ष्य बीजेपी का नितिन नवीन के अध्यक्ष बनने से पहले से था। देखिए, नितिन नवीन की परफॉर्मेंस आंकने का समय अभी नहीं है। इन अगर 5 चुनावों से उनकी परफॉर्मेंस आंकेंगे तो उनके साथ अन्याय करेंगे। उनके पास समय ही कितना है, अभी तो उनकी टीम भी नहीं बनी है। तो आज देखिए प्रधानमंत्री ने क्या किया, कई एक वाक्य से कई संदेश दे दिए। कहा कि नितिन नवीन का मैं कार्यकर्ता हूँ, वो मेरे बॉस है। मतलब जब आपको पद बड़ा मिला है और कद नहीं है आपका, तो उन्होंने कद बढ़ा दिया नितिन नवीन का। और बाकी लोगों को जो कॉम्पिटिटर थे, जो अध्यक्ष बनना चाहते थे, या जिनको लग रहा हो कि हम इतने वरिष्ठ, इतने जूनियर आदमी को बिठा दिया हमारे ऊपर, उन सब के लिए कि मैं जब बॉस कह रहा हूं तो आपकी हैसियत क्या है। तो नितिन नवीन के लिए रास्ता थोड़ा आसान कर दिया प्रधानमंत्री ने। दूसरा ये है, नितिन नवीन जो है वो ऐसे समय पर अध्यक्ष बने हैं जब उनके लिए आप कह सकते हैं कि उनके लिए बहुत अच्छा समय है। हैंड होल्डिंग करने वाले इतने लोग हैं, सारे वरिष्ठ नेता, कोई उनका कॉम्पिटिटर नहीं है। किसी के मन में ये नहीं है, मैं टॉप लीडरशिप की बात कर रहा हूँ, 5, 7, 8 लोगों की, उनके किसी के मन में ये नहीं है कि हमको इनकी जगह लेनी है, इनको हटा दें तो हमको ये जगह मिल जाएगी। तो ये फ्री फील्ड जो है वो किसी नेता को मिला नहीं। अटल जी, अडवाणी जी का समय छोड़ दीजिए, उसके बाद जो भी अध्यक्ष बना उसके जो है समकक्ष या समवयस्क जो थे वो कॉम्पिटिटर थे और हमेशा मुश्किल थी। तो नितिन नवीन के लिए फ़ायदे का ये सबसे जूनियर होने का भी फ़ायदा होता है कि हर आदमी जो है वो आपको जूनियर मानकर व्यवहार करता है। लेकिन कोई भी कैडर वाली पार्टी है उसमें पद से नेता बड़ा हो जाता है। नितिन नवीन एक बार काम करना शुरू करेंगे तो मुझे छोटी छोटी बातें हैं। जब अमित शाह अध्यक्ष बने थे, अमित शाह के अध्यक्ष बनने से पहले अरुण जेटली के उनके बड़े अच्छे संबंध थे, मोदी जी थे ही, तो वो अमित बुलाते थे उनको। जैसे ही अध्यक्ष बने, अध्यक्ष जी बोलने लगे। किसी ने पूछा कि भाई आप तो अमित बुलाते थे। उन्होंने कहा पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट हैं, पद का सम्मान होना चाहिए। तो वो बात आज एक तरह से प्रधानमंत्री ने याद दिलाई। उनको कहने की जरूरत नहीं थी कि मेरे बॉस है, वे पार्टी के अध्यक्ष हैं तो अध्यक्ष हैं, सबसे बड़ा पद है पार्टी में, उससे बड़ा पद तो कोई है नहीं। तो उन्होंने एक तरह से पूरे कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, सबको एक संदेश दे दिया कि इनके साथ इसी तरह का सम्मानजनक व्यवहार होना चाहिए। ये मत सोचिए कि आप इनसे सीनियर हैं या बहुत लंबे समय से बड़े पद पर रहे हैं, अब ये सब पार्टी में सबसे ऊंचे पद पर है। तो इसलिए नितिन नवीन के लिए मुझे लगता है कि चैलेंज आएगा इन 5 राज्यों के चुनाव के बाद कि संगठन में क्या बदलाव करते हैं, क्या नया लेकर आते हैं। संगठन में नया जो है, अडवाणी जी के बाद मेरा मानना है कोई लेकर आया तो अमित शाह, जो पूरा संगठन का ढांचा, उसकी कार्यशैली, उसका सामाजिक आधार,
भौगोलिक विस्तार, इन सब में उन्होंने काम किया, जो एक समय लालकृष्ण आडवाणी ने किया था। उसके बाद से सब नेता जो है अपना कार्यकाल बिताकर गए, कोई ऐसी बड़ी उपलब्धि नहीं है। तो अगर बीजेपी के मतलब 1980 से शुरू करें, 2 नेताओं का नाम लेना हो तो मैं लालकृष्ण आडवाणी और अमित शाह का नाम लूँगा। अब नितिन नवीन के लिए वहाँ पहुँचना, पार्टी जो है ऑलरेडी एवरेस्ट पे पहुँच चुकी है, उनको वहाँ टिका कर रखना है। तो पहुँचने में जितनी मेहनत लगती है, वहाँ पर टिके रहने में उससे ज़्यादा मेहनत लगती है। तो कुछ तो आउट ऑफ द बॉक्स उनको सोचना पड़ेगा, नई चीज़ लेकर आनी पड़ेगी, कार्यशैली में कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा कि जो चल रहा है उसी तरह से चल रहा है तो फिर आप 3 साल अध्यक्ष रहेंगे, चले जाएंगे, कोई आपका नाम भी नहीं याद करेगा, सिवाय जो है वो जो नाम पट्टिका है अध्यक्षों की उसमें नाम रहेगा। तो अब चुनौती उनके सामने ये है कि वो क्या अलग करके दिखाते हैं, इससे तय होगा कि उनकी विरासत कोई बनेगी या नहीं बनेगी। ठीक है, तो नितिन नवीन के सामने चुनौतियां तो बहुत हैं। सर कह रहे हैं आनंद जी के अभी फिलहाल उन्हें जज नहीं किया जाएगा 5 चुनावों को लेकर के पास या फेल, क्योंकि बहुत कम वक्त है, हैंड होल्डिंग भी होगी, सर इज बीइंग वेरी लीनियंट। लेकिन खुद नितिन नवीन की कोशिश तो ये होगी ना कि भाई कैसे तैसे यहाँ पर अच्छे नंबर ले आऊं, तो एक शुरुआत ही जिसे कहते हैं ना, यू स्टार्टिंग विद द बैंग। तो पश्चिम बंगाल सबसे बड़ा बीजेपी का ड्रीम है, और बीजेपी अभी जिस तरह की विनिंग स्प्री पर चल रही है कि सब कुछ जीत रहे हैं, एंटी इनकम्बेंसी हो, कुछ हो, इतिहास रच रही है, चाहे वो निकाय चुनाव हो या राज्यों के चुनाव हो। तो 77 से सत्ता तक लेके जाना नितिन नवीन के लिए कितनी चुनौती होगी और कैसे कर पाएंगे, या कुछ स्कोप दिखता है वहां पर? पिनाज, मुझे लगता है कि अगर नितिन नवीन ये काम करेंगे तो अमित शाह क्या करेंगे बंगाल में। तो बंगाल में अभी नितिन नवीन को करने के लिए बहुत कुछ नहीं है। बंगाल की जो रणनीति और जो स्टाइल ऑफ वर्किंग है इनका, अमित शाह और नरेंद्र मोदी का, बंगाल में क्या रणनीति होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, इस पे काम हो चुका होगा और उसको इम्प्लीमेंट कराने का जिम्मा हो सकता है कि इनको दिया जाए। लेकिन ये खाते में इनके चला जाएगा, जैसे नड्डा जी के खाते में सबसे ज्यादा जीत है ना। प्रदीप जी नड्डा जी का नाम लेते ही मुस्कुराने लगते हैं। तो भाई अगर आप देखें भाजपा अध्यक्षों में, तो नड्डा जी का जो कालखंड है पिछले 5-6 वर्षों का, उसमें सबसे ज्यादा जीत है। लेकिन जीत का सेहरा किसके सर है? या तो नरेंद्र मोदी जी के सर है, या रणनीति बनाने के लिए अमित शाह के सर बंधता है वो। तो मुझे लगता है कि नितिन नवीन के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती मैं देख रहा हूं, मैं थोड़ी सी बात आगे ही बढ़ा रहा हूं प्रदीप जी की, कि वो संगठन में है। चुनाव संगठन का एक काम हो सकता है। देखिए, नड्डा जी की टीम बहुत नई नहीं बन पाई, जो अमित शाह की टीम थी लगभग वही कंटिन्यू कर गई। देवेंद्र जी उसको बेहतर बता पाएंगे। मुझे लगता है कि उसी टीम को कंटिन्यू का, इनके सामने जो चुनौती है, आज प्रधानमंत्री ने कहा कि ये मिलेनियम चाइल्ड है ना। तो सवाल ये है कि जिस पीढ़ीगत बदलाव के लिए अध्यक्ष को लाया गया है भारतीय जनता पार्टी में, अध्यक्ष वो पीढ़ीगत बदलाव के लिए शीर्ष नेतृत्व को तैयार कर पाता है कि नहीं कर पाता, कि संगठन में मुझे युवाओं को जगह देनी है, युवाओं से हमें काम कराना है। इसके लिए वो प्रधानमंत्री को और अमित भाई शाह को कितनी जल्दी तैयार कर लेते हैं कि अपनी टीम बनाओ। सबसे कौशल का काम नितिन नवीन का यही देखने में आएगा कि अपनी टीम वो कितनी जल्दी बना लेते हैं। अब अगर वो 5 चुनाव के बाद बनाते हैं तो फिर वो एडॉकिज्म पे चलता है, क्योंकि संगठन का जो अनुभव है, ये मुझे जितना मैं समझता हूं संगठन को, वो ये है कि अगर आपने पहले दिन बिल्ली मार ली तब तो आप राजा हैं, लेकिन अगर आप सिस्टम के साथ चलने लगे तो फिर सिस्टम आपको अपने साथ चला के ले जाएगा। आज के बाद से नितिन नवीन के हर कदम पर पूरे देश की निगाह होगी, कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं। आज से उनकी जिंदगी भी बदल गई होगी, है ना। जिस प्रकार से उनको मैंने देखा, आज नितिन नवीन जी के आसपास 4-5 मशीन गन लिए हुए घूम रहे हैं, तो नितिन जी भी थोड़े वो सदमे में होंगे कि इतना सिक्योरिटी से मैं क्या करूंगा, क्योंकि ये अचानक से हुआ है उनके साथ। तो फिर नितिन नवीन जी के सामने ये चुनौती, और एक और चुनौती है कि जिनका नाम अध्यक्ष के लिए चल रहा था, वो सब नितिन जी को कैसे लेते हैं। इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने ये संकेत दिया है कि सब स्मूथ चलेगा, लेकिन जिन लोगों ने सपने देख लिए थे, जिन लोगों ने शेरवानी सिला ली थी, जिनको लग गया था कि उस कमरे में बैठेंगे, और मीडिया में हम जैसे लोगों ने जिनके नाम को लगभग फाइनल कर दिया था, उनका क्या होगा?
उनको ये सहजता के साथ अपने साथ लेकर आगे बढ़ते हैं या पता नहीं उनका क्या होता है। ये भी एक उनके कौशल को देखने की बात होगी नितिन नवीन के लिए कि वो जो ठीक उनके से ऊपर की पीढ़ी की है, जिसमें भूपेंद्र यादव, नाम ही ले लेता हूं मैं, ये शो तो खुल्लम खुल्ला का है। भूपेंद्र यादव जी हैं और धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, ये जितने लोगों के नाम, अध्यक्ष शिवराज जी हैं, हाँ भूपेंद्र जी का नाम सबसे पहले लिया मैंने, शिवराज जी हैं, खट्टर जी हैं, मतलब ये सब उनसे सीनियर हैं। उनको किस प्रकार से ये साथ लेके संगठन में चलते हैं, क्योंकि हर दिन हैंड होल्डिंग के लिए कोई नहीं होगा इनके पास, हर समस्या। क्योंकि आप देखते हो ना, बॉस क्या कहता है, आज नरेंद्र मोदी जी ने एक बात तो कह दी, ये संकेत नितिन को भी है कि ये मेरे बॉस हैं, तो बॉस जो है वो सॉल्यूशन करे, डोंट कम विथ ए प्रॉब्लम, मेरे पास हर बार प्रॉब्लम लेके मत आओ। नहीं, उसी भाषण में वो कह दिया उन्होंने, कह दिया कि उनका भाषण सुनने के लिए इंतजार कर रहे हैं कि मार्गदर्शन क्या देते हैं। अच्छा, तो फिर मार्गदर्शन, अच्छा उनसे मार्गदर्शन, हाँ, उनसे मार्गदर्शन, ओके, बतौर तो राष्ट्रीय अध्यक्ष, बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष मार्गदर्शन तो ठीक है, मैं वो बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि संगठन में जो रोज रोज की चिक अगर होती है तो वो सुलझाने के लिए ना अमित शाह होंगे ना नरेंद्र भाई मोदी होंगे। उसको कैसे साधना है, संघ के साथ कैसा व्यवहार होना है, संघ को लेकर जिस प्रकार की खबरें चल रही हैं, संघ का भी 100वां वर्ष चल रहा है, अभी नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में उसका उल्लेख भी किया, तो सवाल ये उठता है कि इन सब चीजों को देखना, दो संगठन चल रही है, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इन दोनों को लेकर नितिन नवीन जी कैसे आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष की बहुत कुछ उस पर भी तय होगा। चलिए, तो नितिन नवीन की राह जो है देवेंद्र काफी चुनौतीपूर्ण दिखा दी है, लेकिन जो बात एग्जीक्यूशन की रही कि ठीक है रणनीति बन गई होगी, लेकिन उसको जमीन पर एग्जीक्यूट करना, जमीन पर एग्रेसिव दिखना, जमीन पर एक नई ऊर्जा के साथ दिखना, एक्सेसिबल दिखना कार्यकर्ताओं को, जब आप 45 साल की उम्र में होते हैं तो ये सब कुछ आपके लिए एडेड एडवांटेज हो जाता है। जब ममता बनर्जी की एनर्जी सड़कों पर दिखती है तो उसके सामने जब नितिन नवीन खड़े होंगे तो कुछ तो एडेड एडवांटेज होगी। वो एक ट्रांसफर्ट होगा, जैसे एक हार्ड टास्क मास्टर हैं, हम सभी जानते हैं पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, तो जो टास्क वो देंगे उस टास्क के लिए जितने घंटे मेहनत करने की जरूरत है नितिन नवीन जी उतने घंटे देंगे, जितना ट्रैवल करने की जरूरत है उतना ट्रैवल ये करेंगे, क्योंकि प्रवास पे बहुत ज़्यादा जोर आता है बीजेपी का। बहुत। तीसरी चीज़ की जिन बड़े नेताओं को लेके चर्चा चल रही है उसमें कोई समस्या नहीं होने वाली है, क्योंकि उनको भी पता है, उन बड़े नेताओं को भी पता है कि, और उन सबको मैं बहुत पर्सनली जानता हूँ, नितिन नवीन जी के बनने के बाद से ही जब आप उनसे मिले तो उनकी खूबियाँ वो ज़्यादा बता रहे हैं। जाहिर तौर पर वो ये समझ रहे हैं इस बात को कि पार्टी का संगठन का एक बार अगर फैसला हो गया तो बस हो गया, उसमें अगर आप कुछ भी कर रहे हैं तो सामने वाले के लिए नुकसान नहीं कर रहे, आप अपना नुकसान करते हैं। तो बीजेपी के ढांचे में समझने वाले बहुत सीनियर मैच्योर्ड लीडर हैं, वहाँ दिक्कत नहीं है। दिक्कत वहाँ आनी है कि जैसे बड़ी क्राइसिस के लिए तो पीएम मोदी अमित शाह हमेशा मौजूद है उनके लिए, लेकिन जो डे टू डे डिसीजन आपको लेना होता है, डिसीजन मतलब ये कि कई सारी चीज़ें, तो जो बड़े डिसीजन के लिए आपको पीएम मोदी के पास जाना है, अगर अमित शाह के पास जाना है तो आप एक फिल्टर करके प्रॉब्लम को वहाँ लेके जाएंगे। वो फिल्टर आपने कैसा किया, और कुछ चीज़ों में अगर आपने डिसीजन लिया या फीडबैक लिया तो वो आपका फीडबैक सिस्टम कैसा था, और जो अथॉरिटी है वो आप कितना कमांड कर पाते हैं। अन्यथा बीजेपी का जो ढांचा है वो इतना डिफाइंड है कि उसमें बहुत समस्या नहीं होनी है। जैसे मान लीजिए किसी प्रदेश की कोई बात है, प्रदेश अध्यक्ष की क्या राय है, वहाँ के संगठन महामंत्री की क्या राय है, वहाँ के प्रभारी की क्या राय है, 3 राय अगर आपने ले ली है, इसके अलावा किसी इंडिविजुअल की राय का कोई मतलब नहीं है। इन तीनों से अगर राय नहीं ली है और पीएम ने आपने पूछा कि आपने प्रदेश प्रभारी से बात नहीं की थी, प्रदेश अध्यक्ष से बात नहीं की थी, संगठन महामंत्री से बात नहीं की थी, संगठन मंत्री से, तो वहाँ दिक्कत वाली बात है। तो नितिन जी बखूबी समझते हैं इस सिस्टम को, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई उनको समस्या होने वाली है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि उनको इसलिए कमान नहीं दिया गया है कि उनको तुरंत रिजल्ट चाहिए। भविष्य के लीडर के तौर पर जब ग्रूम किया जा रहा है ना, तभी आराम से वो ग्रूम होंगे। बस जो जो टास्क मिल रहा है उस टास्क को डिलीवर करते जाएं। हाँ, इतना ज़रूर है कि क्योंकि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पीएम ने जब ये कहा कि बॉस हैं, तो उनको अपने दिमाग में भी ये रखना होगा कि वो बॉस हैं, ताकि राष्ट्रीय अध्यक्ष की अथॉरिटी रहे। तो यानी बॉस तो बना दिया है, और अभी जिसे कहते हैं कि ग्रूमिंग भी होगी, हैंड होल्डिंग भी होगी, प्रेशर अभी नहीं है, लेकिन बीजेपी के ऊपर पूरा प्रेशर है कि भाई पश्चिम बंगाल अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। लेकिन अभी भी प्रदीप जी कुछ सर्वेज जो अभी आए हैं ताज़ा, वो भी कह रहे हैं कि भाई 77 से 100 तो हो सकता है, लेकिन इससे पार नहीं जाती हुई दिख रही है। नहीं, देखिए मेरी नज़र में तो ये 77, 100, 120 इसका सवाल नहीं है। अच्छा, सवाल एक ही है बीजेपी के सामने कि उसका जो समर्थक है वो वोट डाल पाएगा कि नहीं, और वोट डालने के बाद क्या उसके मन में ये भाव आएगा कि हम सुरक्षित रहेंगे, हमारी जान बची रहेगी, हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा। इस सवाल का जवाब अगर हाँ में होगा तो ये 77 का 100 का जो है
140 और 160 भी हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो 77 के नीचे भी आ सकते हैं। तो कुल मिलाकर मामला ये है कि क्या ये सुरक्षा की भावना अपने समर्थकों में, कार्यकर्ताओं में पहुंचाने में बीजेपी सफल होगी कि नहीं। अगर होगी तो रास्ता उतना मुश्किल नहीं है जितना दिखाई दे रहा, नहीं होगी तो बहुत ही मुश्किल है, लगभग असंभव जैसा समझिए। तो एक मदद तो बीजेपी की जरूर हो रही है एसआईआर के कारण। एसआईआर के कारण जो वोटर मतलब इस दुनिया में नहीं है, जो पश्चिम बंगाल छोड़ चुके हैं, सीपीएम भी ये करती थी और टीएमसी भी ये करती है कि उनके फर्जी वोट डलवाती थी, उनके फर्जी वोट नहीं डल पाएंगे अब। तो एक तरह से ये जो है, जो शुद्धिकरण हुआ है, हो रहा है बल्कि कहें मतदाता सूची का, उसका फ़ायदा ये मिलेगा। लेकिन केवल उसके फ़ायदे से काम नहीं चलेगा। सवाल ये है कि जो आपको वोट देना चाहते हैं, क्या वो वोट दे पाएंगे? क्या आप ऐसा वातावरण बना पाएंगे कि वो वोट दे सकें? जिस तरह से ईडी का जो रेड चल रही थी, उसमें ममता बनर्जी पहुंची और कागज़ और मोबाइल लेकर चली गई। उन्होंने अपने कार्यकर्ता को तो मैसेज दे दिया कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देखो, मैं ईडी के रेड में जो है बीच में पहुंच गई, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया, तो तुम भी निश्चिंत रहो। और भाजपा के समर्थकों को कह दिया कि गलतफहमी में न रहना कि केंद्र बचा लेगा, यहाँ हम ही हैं, हम ही रहेंगे। तो अब सवाल यह है कि इसकी काट बीजेपी के पास क्या है, किस तरह से जवाब देती है। यहाँ नितिन नवीन की भूमिका आएगी। जब वो पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे, कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, तो उनमें कितना उत्साह और कितना आत्मविश्वास भर पाएंगे, इसका भी असर पड़ेगा। ठीक है आनंद जी, एक तो जो एसआईआर की प्रक्रिया है उससे काफी कुछ, और घुसपैठियों को लेकर जो पूरी मुहिम है, और ठीक है वोटर को बूथ तक लाना। लेकिन ओवैसी साहब मुस्लिम वोट बैंक में जिस तरह की जो सेंधमारी कर रहे हैं, अब वो महाराष्ट्र के बाद पहले बिहार, महाराष्ट्र और अब वो बंगाल का रुख कर रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी वैसे ही परेशानी वो जता चुके हैं कि भाई अब कांग्रेस आंख मूंद करके भरोसा नहीं कर सकती है मुस्लिम वोट बैंक पर भी। टेंशन तो दीदी की भी बढ़ गई होगी। मुझे नहीं लगता, नहीं मुझे नहीं लगता कि मुसलमान बंगाल में ममता बनर्जी को छोड़ के कहीं जाएगा, क्योंकि ममता बनर्जी ने अपने पिछले 3 कार्यकाल में जितनी सहूलियतें मुसलमानों को दी हैं या जितना पैम्पर किया उस समुदाय को, मुझे लगता नहीं है। और जो अभी प्रदीप जी कह रहे थे ना कि संदेश दे दिया, उसने मुसलमानों को भी तो ये संदेश दे दिया कि मेरे होते हुए तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो मुझे ऐसा लगता है कि चाहे असदुद्दीन ओवैसी 1-8%, आधा % वोट अगर उनका बाबरी मस्जिद जो बना रहे हैं साहब, वो उनके साथ अगर उनका तालमेल हो जाता है, कुछ हुमायूं कबीर नाम है शायद उनका, हाँ हुमायूं कबीर के साथ अगर उनका तालमेल हो जाता है, तो मुझे लगता है कि कुछ % वोट इधर उधर छिटकेंगे। लेकिन बंगाल में जो सबसे बड़ी चीज़ मैं अभी देख रहा हूँ, वो देख रहा हूँ कि जो वहाँ का भद्रलोक है, उसमें भी 2 तरह के भद्रलोक है, एक हिंदू भद्रलोक, एक मुस्लिम भद्रलोक। तो जो मुस्लिम भद्रलोक ओरिजिनल बंगाल का है, वो भी थोड़े बांग्लादेशी मुसलमानों के बढ़ते प्रभुत्व से थोड़े सशंकित हो गए हैं। उनको लग रहा है कि हमारी जो भाषा है, क्योंकि मुसलमानों की जो ओरिजिनल मुसलमान है उनकी भाषा भी तो बांग्ला ही है, और जब हम बांग्ला भाषा की बात करते हैं तो हिंदू और मुसलमान दोनों उसको बोलते हैं। तो जो भद्रलोक मुस्लिमों की भाषा है, वो उससे भी संकट महसूस कर रहे हैं कि अगर उनकी भाषा हमारे भाषा में मिल गई तो हमारी भाषा भ्रष्ट हो जाएगी, हमारा साहित्य भ्रष्ट हो जाएगा, हमारा लेखन भ्रष्ट हो जाएगा। उन कई लोगों से मेरी बात हुई है और वो सशंकित हैं इस बात को लेके। तो मुझे लगता है कि अगर भद्रलोक थोड़ा सा छिटका ममता बनर्जी से, तो वो परेशानी में आ सकती हैं। और इस बार बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि बहुत हो गया मुसलमानों की पैम्परिंग, अब हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। लेकिन अगेन फिर वहीं आते हैं जहां प्रदीप जी थे कि ये भरोसा कौन उनको देगा कि उनकी सुरक्षा होगी चुनाव के समय और चुनाव के बाद। अगर ये सुरक्षा देने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब हो सकती है। और दूसरी बात, एक जो नितिन नवीन जी की बात हो रही है ना, वो बहुत एग्रेसिव नहीं बोलते हैं, जितना अभी तक मैंने उनको सुना, वो थोड़े सॉफ्ट स्पोकन है, बहुत दहाड़ने वाले नेता नहीं है। तो कैसे वो भरेंगे वहां बंगाल में, तो दहाड़ने वाला नेता चाहिए। ममता बनर्जी, हाँ ममता बनर्जी के तुर्की ब तुर्की जवाब, हालांकि विनम्रता से भी आक्रामक होते हुए जवाब दिया जा सकता है, लेकिन ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। रविंद्र, पार्टी ने तो जरूर तैयारी पूरी करी होगी ना। ये जो फैक्टर है ये आज से नहीं है, बंगाल की राजनीति का तो इतिहास ही यही कहता है, पार्टियां भले ही बदल गई हों, तो पार्टी ने इसके लिए भी तो कुछ ना कुछ तैयारी की होगी। पिछले चुनाव की तुलना करें तो उससे
इस बार स्थिति ज़्यादा बेहतर नज़र आ रही है, बूथ पे मजबूती ज़्यादा नज़र आ रही है। वो यह पर्याप्त है कि नहीं वो देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि वो वायलेंस इतना ज़्यादा होता है। जैसे अभी देख रहे हैं, आज की तारीख में भी देखें, बीएलओ पे आज भी अटैक हुआ है, और आज जिस तरह की घटना हो रही है, तो अगर टीएमसी के वर्कर और उनके ऊपर वो आरोप लग रहा है कि भाई स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन सब कुछ करा रहा है, टीएमसी करा रही है, तो ये स्थिति निश्चित तौर पे बीजेपी को ये दिखाना होगा कि अपने कार्यकर्ताओं के भीतर वो ये संदेश दे सकें कि आपको ग्राउंड पे उसी रूप में फाइट करनी है और इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। नैरेटिव के हिसाब से देखें तो ऐसा लग रहा है कि टीएमसी भी थोड़ी सी बैकफुट पे है इस रूप में कि कोर्ट का डिसीजन जैसे आया एसआईआर को लेके, जो डिस्क्रिपेंसीज है उसको आपको सार्वजनिक मान लीजिए करना है, तो वो असंगति इतनी ज़्यादा है कि किसी के 200 बच्चे, दादा की उम्र 40 साल, पोते की उम्र 18 साल, ये कैसे हो सकता है? तो वो इतनी ज़्यादा है कि वहाँ पर फिर पब्लिक नैरेटिव खराब जाएगा, ममता बनर्जी के खिलाफ जाएगा। तो आज अभी टीएमसी के नेता डेरेक ओब्रायन थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि वो ये एसआईआर के खिलाफ वो लोग भी नहीं है, चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंट एसआईआर हो। तो उसके पीछे मकसद यही है कि ऐसा ना हो कि एकदम से छवि बन जाए कि क्योंकि मुस्लिम घुसपैठिए हैं उनको बचाने के लिए इतना कुछ किया जा रहा था। बीजेपी के ऊपर ये रहेगा कि वो इस नैरेटिव को ग्राउंड पे कितना लेके जा पाते हैं, और ममता बनर्जी के हिसाब से अगर समझें तो वो कितना काउंटर कर पाती हैं। अगर वोट घुसपैठियों के बहुत ज़्यादा कटे और ठीक तरीके से पॉलिटिकल वायलेंस के बिना वोटिंग हुई, तो ममता बनर्जी के लिए ये चुनाव सबसे कठिन होने जा रहा है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मतलब रहा इतनी आसान ममता बनर्जी के लिए कम से कम पश्चिम बंगाल में नहीं है। हेमंत बिस्वा शर्मा की बात करें, हैट्रिक लगा पाएंगे वो? ऐसे हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि वो खुद ही कह रहे हैं कि भाई 122 पे ही लड़ रहे हैं। नहीं, आसाम तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी के लिए कोई बहुत मुश्किल है। कोई चुनाव जो है आसान नहीं होता है, लेकिन कोई मतलब बहुत बड़ी चुनौती हो, क्योंकि गौरव गोगोई उस तरह से लीडर वहाँ पर इमर्ज नहीं हो पाए हैं जैसे उनके पिता थे। दूसरी बात यह है कि सारा कंसंट्रेशन कांग्रेस पार्टी का 55 सीटों पर है। उनको लग रहा है कि इन 55 सीटों में से मैक्सिमम अगर जीत लें तो एलाइज के साथ हमारी सरकार बनने की संभावना बन सकती है। तो इसलिए खुद गौरव गोगोई जो है अपर असम के हैं, अहम समाज से आते हैं, लेकिन वहाँ भी वहाँ पर जो है जो चाय बागान के वर्कर हैं उन पर हेमंत बिस्वा शर्मा ने बड़ा काम किया है, उनके वेलफेयर की बड़ी स्कीम्स अनाउंस की हैं, तो उसका फ़ायदा उनको मिला है। फिर मियाँ वोट मतलब जो बांग्लादेश के मेमनसिंह जिला जो है वहाँ से आए हुए बांग्लादेशी मुस्लिम हैं वो, उनमें, और जो अभी बात हो रही थी बंगाल में जो है कि भद्रलोक जो मुस्लिम है वो परेशान है बांग्लादेशी घुसपैठियों से, वहाँ वो ज़्यादा है। उनकी ज़मीन जा रही है, उनकी नौकरी जा रही है, उनके आर्थिक लाभ जा रहे हैं, तो वो उनके खिलाफ हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि आखिर में सवाल ये आएगा कि जब इस्लाम का सवाल आएगा तो ये सब मुद्दे तब भी रहेंगे या पीछे हो जाएंगे। इसीलिए आप देखिए कि पश्चिम बंगाल में हुमायूं कबीर को रोकने की कोशिश नहीं की ममता बनर्जी ने। क्यों नहीं की? सिक्योरिटी दे दी उसको, सिक्योरिटी दे दी, सब करने दिया, छूट दी। ममता बनर्जी का जो लक्ष्य है कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और सीपीएम रिवाइव ना होने पाए। अगर हुमायूं कबीर कुछ मुस्लिम वोट काट भी लेते हैं तो उससे उनको बहुत बड़ा नुकसान नहीं होने वाला, लेकिन अगर वो वोट सीपीएम या कांग्रेस की ओर जाता है तो ममता बनर्जी के लिए ज़्यादा बड़ा खतरा है। तो इसलिए उन्होंने जो है लेसर एविल को चुना है कि इससे हमारा नुकसान अगर होगा भी तो बहुत कम होगा, लेकिन अगर इसको हमने दबाने रोकने की कोशिश की तो इसका नुकसान ज़्यादा होगा। प्रदीप जी, आप प्रियंका गांधी को भूल रहे हैं, असम में प्रभारी हैं वो, और यहाँ पर हेमंत बिस्वा शर्मा से नाराजगी भी पर्सनलाइज्ड है। हेमंत बिस्वा शर्मा से नाराजगी भी पर्सनलाइज्ड है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पॉलिटिकल राइवलरी है, ईगो पर है ये पूरा का पूरा इशू जो है। और मुझे लगता है कि हेड ऑन लेंगी प्रियंका जी इस बार। प्रियंका जी बहुत बड़ी नेत्री हैं, आप समझ तो उत्तर प्रदेश मैंने इसलिए बोला आपको कि आप उत्तर प्रदेश की बात कहिए। नहीं, प्रियंका जी का भी अनुभवी न होना उनकी, मतलब मुझे लगता है, हालांकि वो चली गई हैं और बाय चॉइस ही गई होंगी, बाय कंपल्सन तो गई नहीं होंगी वहाँ। उन्होंने
चुना है। और आप जो बात कह रही हो बिल्कुल सही है कि ये पर्सनल लड़ाई बना दिया हेमंत बिस्वा शर्मा और इनके खिलाफ, क्योंकि किसी जमाने में हेमंत बड़े करीबी मान थे गांधी परिवार के। अब वो तो कुत्ते वाला और बिस्किट वाला एक एपिसोड हो गया, ऐसा कहते हैं, उनका दावा है कि उसी वजह से छोड़ दिया हमने, कारण कुछ और रहा होगा। लेकिन मुझे लगता है कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपना जो एक कद बनाया है, या जो अपनी एक स्वीकार्यता बनाई है हिंदू समाज में भी और मुसलमानों के लिए भी, थोड़ा बहुत काम किया है जो उन्होंने, तो मुझे लगता है हेमंत बिस्वा शर्मा को हैट्रिक में दिक्कत होनी नहीं चाहिए, मतलब बीजेपी को हैट्रिक में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और हेमंत को अगर, लेकिन ये भी देखने वाली बात है कि वहाँ 5 ही साल रहता है कोई मुख्यमंत्री। सर्बानंद सोनोवाल 5 साल रहे, उसके बाद हेमंत आए। भाजपा जीतती भी है तो हेमंत बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ये बड़ा सवाल है। मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए जिस तरह से भाजपा उनको हमेशा प्रमोट करती है और पूरा नॉर्थ ईस्ट नहीं, एक वो तरह से तो चेहरा वही है। 500% श्योर रहेगा कि बीजेपी अगर जीतेगी तो वही बनेगा। इसके पीछे वजह ये है कि ना सिर्फ असम बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट को वो देखते हैं। और जब उनको बनाया गया था सीएम, तो उस समय बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल फैसला था कि सर्बानंद सोनोवाल को हटा के उनको बनाया जाए, और काफ़ी वक्त लग रहा था। तो उसके बाद सोर्सेज के द्वारा जानकारी मिली कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने ये कम्युनिकेट कराया कि क्या हुआ फैसला, तो यहाँ से बोला गया कि अभी तय नहीं हुआ है। उसके बाद उन्होंने कहा कि बेहतर होगा कि कुछ घंटे में आप लोग तय कर लें, ताकि उसके बाद मैं भी तय कर सकूं। बीजेपी के संगठन महामंत्री को उन्होंने तब ये बात कही थी। उसका सीधा मतलब था कि वो थ्रेट कर रहे थे कि अगर आप हमें नहीं बनाएंगे तो हम कुछ और कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ कि जिस प्रकार से उन्होंने डिलीवर किया है, एकदम ट्रबल शूटर के तौर पे हैं। जैसे नागालैंड में पार्टी को कोई क्राइसिस हो, मणिपुर तो बड़ी समस्या हो गई, अन्यथा अगर सामान्य तौर पे कोई क्राइसिस हो, सिक्किम, मेघालय, किसी भी जगह पे, तो यहाँ से एक फ़ोन जाता है हेमंत बिस्वा शर्मा को, और वो लुक आफ्टर करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके पार्टी को बता देते हैं। तो जिस व्यक्ति ने इस तरह कई राज्यों में मतलब बॉर्डर डिस्प्यूट खत्म करा सब कुछ वही, हाँ, हर चीज़ में कोई भी क्राइसिस हो तो उनको जिम्मेदारी दी जाती है, तो वहाँ पे तो समझा जा सकता है। दूसरी चीज़ की वो चुनाव 122 नहीं 104-5 सीटों पे ही लड़ रही है बीजेपी, और 105 सीटों में से लेके आना है। उनका अपना टारगेट है कि 90 से 100 के बीच हम लेके आए। हालांकि उतना होगा कि नहीं अलग बात है, लेकिन अगर थर्ड टर्म रिपीट हो रहा है, जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। और गृह मंत्री अमित शाह खुद की उनकी अगर बात करें तो वो निश्चिंत है लगभग असम को लेके कि हेमंत बिस्वा शर्मा अगर वहाँ पे हैं, हालांकि 29-30 को जा रहे हैं गृह मंत्री जी, लेकिन उनको कम ध्यान देने की जरूरत है। ज़्यादा फोकस उनका बंगाल और तमिलनाडु पे रखना है। हेमंत बिस्वा शर्मा असम डिलीवर कर देंगे। और पार्टी संगठन जैसे लगा हुआ है असम में, कांग्रेस संगठन अभी भी ग्राउंड पे, मैं स्पेसिफिक नहीं बता सकता, ग्राउंड पे जो करना चाहिए वो लोग करता हुआ नजर नहीं आ रहा है, और इसका एहसास उनको चुनाव के बाद होगा। अगर अभी वो सतर्क नहीं हो रहे हैं ग्राउंड पे, कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो कि वो लगातार वो लोग गलती कर रहे हैं। तो आज मोदी जी ने कहा ना कि वो तो आत्मचिंतन मंथन करते ही नहीं है, साहस ही नहीं जुटा पाते हैं अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करने का, क्योंकि साहस जुटाएंगे तो परिवार पर आ जाएगी बात, और वो चाहते नहीं है। बिल्कुल करना ऐसे समय में जब आपको चुनाव में जाना है और ग्राउंड पे अगर आप अवेयर नहीं हो कि क्या चल रहा है, मैं एकदम स्पेसिफिक नहीं बता रहा हूँ, लेकिन बता रहा हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी चल रही है जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे कांग्रेस पार्टी को रोकना चाहिए। कांग्रेस पार्टी वो काम को नहीं कर रही है। रिजल्ट के बाद आप देखेंगे फिर वही जो राजनीतिक विधवा प्रलाप होता है ना, कि बैठ कर रो कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। हेमंत बिस्वा शर्मा के हिसाब से सोचिए कि वो कितने निश्चिंत हैं कि 3 महीने बाद चुनाव होना है और दावोस में आराम से इन्वेस्टमेंट लाने के लिए वहाँ पे गए हुए हैं। तो उनको पता है कि बाद में भी हमें ही आना है, तो उसके हिसाब से मैं पिनाज न प्रदीप जी से सहमत हूँ न देवेंद्र जी से। प्रियंका जी को ये दोनों बहुत कम करके आंक रहे हैं भाई। आप लोग बहुत कम करके आंक रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हो गया, मतलब पहली बार था, लेकिन अब तो वो अनुभवी हो गई, अब तो सांसद बारे में हम लोगों की समझ कमजोर है। हाँ नहीं, अब तो अनुभवी भी हो गई, चुनाव भी जीत लिया उन्होंने, और पार्टी महासचिव भी हैं, विदाउट पोर्टफोलियो ही सही, लेकिन पार्टी महासचिव तो हैं। मुझे लगता है प्रियंका जी वहाँ हेमंत बिस्वा शर्मा के लिए थोड़ी तकलीफ खड़ी कर सकते हैं। इस पर विचार करना चाहिए आप लोग। प्रियंका जी के लिए आने वाले समय में तकलीफ खड़ी कर रहे हैं। नहीं, हम तो चाहते हैं कांग्रेस पार्टी प्रियंका जी को नेता मान ले अपना, क्योंकि जो आप बोल रहे हैं उससे तो नहीं लग रहा। अब लीजिए, मैं यही कह रहा हूं कि प्रियंका जी ने में जो सांगठनिक क्षमता दिखाई है पिछले दिनों संसद में, या जिस प्रकार से उन्होंने मेल जोल या एक अपना बड़ा दिल दिखाया है, जैसे चाय पार्टी में गई तो मतलब बैठी, चाय पी, मुस्कुराया, कुछ तमिल वमिल के 3-4 शब्द भी बोले, तो ये सब चीजें तो किसी को बड़ा नेता बनाता है। बट कांग्रेस पार्टी के पास जो नेता हैं, इंक्लूडिंग राहुल गांधी, उसमें प्रियंका दी बेस्ट है, इसमें तो डाउट ही नहीं। यही सुनना चाहता हूं, तो डाउट ही नहीं। पर कांग्रेस को भी दी बेस्ट लगनी चाहिए ना, सोनिया जी को भी लगनी चाहिए दी बेस्ट, तभी तो बात बढ़ेगी। सोनिया जी तो देखिए, सोनिया जी जिस समाज से आती हैं, जिसमें अपब्रिंगिंग उनकी हुई है, वहाँ पुत्र प्रथम है, वहाँ वो पैट्रियार्कल सोसाइटी है, वहाँ पर पुत्र को थोड़ा, और यहाँ भी
भारत उनके में भी पुत्र जिस जो है वो जमाने युवा नेता बनकर आए थे, अब युवा से अब उन्हें अब फिर से युवा उनकी कहाँ है? रीब्रांडिंग, अब तो नितिन आ गए भाई, अब तो युवा आ गए। हाँ, अब तो लेकिन उनकी रीब्रांडिंग करने की कोशिश की जा रही है जेंजी के बीच कितनी में, बार स्कूल कॉलेज फिर दोबारा से वही के बाद जेंजी का यही नेता है। एक ही ब्रांड की रीब्रांडिंग कितनी बार होगी? मतलब अब तो री भी बेचारा परेशान है कि प्लीज मुझे यूज मत करो यार। ठीक है रिरिया रहा है। प्रदीप जी, तो केरल में तो कांग्रेस क्या करेगी? मतलब मुश्किलें होती चली जा रही हैं, मतलब कुछ ही राज्य बचे हैं कांग्रेस के पास, लेकिन वहां भी जिस तरह से पार्टी की स्थितियां हो रही हैं, लगता है इस बार की राह और मुश्किल होने वाली। नहीं, देखिए, बीजेपी ने इतना किया है कि केरल की राजनीति को थोड़ा सा ट्रायंगुलर बना दिया है। हालांकि बीजेपी भी तो मुख्य रूप से दो ही फ्रंट हैं, एक एलडीएफ और एक यूडीएफ। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज या गठबंधन के दृष्टि से देखने की बजाय वहाँ के समाज का जो डेमोग्राफिक बंटवारा है उसके नज़र से देखें तो ज़्यादा समझ में आएगा। वहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा हिंदू है, फिर मुसलमान है, फिर क्रिश्चियन है। इन तीन में से दो जहाँ साथ होते हैं वहाँ जीत होती है। तो ये सवाल केवल एलडीएफ यूडीएफ या बीजेपी का नहीं है। ठीक है, बीजेपी का कोई वहाँ बहुत बड़ा संगठन नहीं है, बड़ा जनाधार नहीं है, लेकिन इनरोड बनाने की कोशिश बीजेपी कर रही, थर्ड प्लेयर बनकर उभरने की कोशिश कर रही है। कुल मिलाकर सवाल यह है, क्रिश्चियन कम्युनिटी क्या फैसला लेगी। हिंदू कम्युनिटी और क्रिश्चियन कम्युनिटी का केरल में दो बड़े जो उनकी ग्रीवांस है वो कॉमन है, लव जिहाद और लैंड जिहाद। दोनों पर सहमति है दोनों समाजों के बीच में। क्या ये चुनावी सहमति में और समर्थन में बदलेगा, ये एक बड़ा सवाल है। और केरल में जिस तरह से विजन ने दूसरी बार सत्ता काबिज की, एक जो पुरानी एक थ्योरी वहाँ चलती थी 5 साल बाद सरकार बदल जाती है, उसको तोड़ा है। तो यहाँ पर अब कांग्रेस के लिए मतलब कुछ गढ़ माने जाते थे, भाई केरल हो गया है ना, तो वहाँ पर भी अब कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी रहे ऐसा लग नहीं रहा है। मुझे लगता है पिनियारी विजयन से अच्छी स्थिति में रहेगा। केरल में एक बहुत बड़ा मुद्दा बन रहा है जो सबरीमला से सोना चोरी हुआ है, जिस पर अमित शाह भी लगातार हैमर कर रहे हैं कि छोड़ा नहीं जाएगा, जिसने भगवान का सोना चोरी किया है। और सबरीमला को लेकर बहुत श्रद्धा है केरल में, केरल क्या पूरे देश में श्रद्धा है। उस मंदिर से सोना चोरी होना और सोने के मतलब जो चोरी करने वाले लोग हैं उनका सीपीएम से संबंध होना, ये एक बड़ा चुनावी मुद्दा मुझे बनेगा। और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी या भारतीय जनता पार्टी किसको इसका लाभ होगा मुझे पता नहीं है, लेकिन इस बार वहां सीपीएम के गठबंधन की सरकार बननी मुश्किल लग रही है। लेकिन बस वही है इसमें कि कांग्रेस पार्टी में जो दो लोग हैं, जो एक यहाँ उनके संगठन महासचिव हैं केसी वेणुगोपाल जी, इनकी भी ख्वाहिश है केरल के मुख्यमंत्री बनने के, और वहां का जो स्थायी नेतृत्व है वो लोग तो हैं ही। इसमें कैसे सामंजस्य बिठा सकता है कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व, इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। ठीक है, तमिलनाडु की बात कर लेते हैं। देवेंद्र, तमिलनाडु में पार्टी जो है अपने लिए क्या ढूंढ रही है कि बस ठीक है रोड्स ही बना सके? निश्चित तौर पे बीजेपी का वहाँ पे तमिलनाडु में कितना कुछ है, वो तो एआईएडीएमके के सहारे उसमें होना है। हालांकि अभी भी एक चीज़ एकदम से क्लैरिटी नहीं आ रही है, गठबंधन हो गया है, लेकिन चुनाव के लिहाज से बीजेपी ने जो बातें कही हैं एआईएडीएमके को, पिछले दिनों जब गृहमंत्री अमित शाह से मिलने आए थे पलानीस्वामी, वहाँ से अभी ग्रीन सिग्नल नहीं हुआ है। उनका एक रिजर्वेशन ये है कि अगर बीजेपी को हम पहले अश्योर कर देंगे कि आपको हमारी सरकार आई तो 3 कैबिनेट बढ़ देंगे, तो इसका फ़ायदा कांग्रेस और डीएमके वाले उठा लेंगे, तो ये अभी करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, जो नंबर्स बीजेपी चाहती है कि 56 के आसपास सीटें हमें मिले, जिसमें बीजेपी के साथ साथ जो बाकी दिनाकरन वगैरह हैं उन सबको उसमें अकोमोडेट किया जाए। तो वो सारी चीज़ें हैं जो कि फाइनल राउंड में चल रही है। लेकिन तमिलनाडु में बीजेपी को ये उम्मीद जरूर है कि एआईएडीएमके के सहारे वो सरकार में आ सकती है। केरल में बीजेपी 10 से 11 से अधिक विधायक जीतने का अभी वो नहीं देख रही है। वहाँ पे कांग्रेस अच्छी पोजीशन में है। बीजेपी को ऐसा तिरुवनंतपुरम में वो जीत गई, लेकिन बाकी सारे म्यूनसिपैलिटी में क्या हुआ, बीजेपी की हार हुई, कांग्रेस पार्टी वहाँ पे जीती है। और ये बीजेपी अगर डबल डिजिट में जाती है तो अगले चुनाव के हिसाब से वो अपनी पूरी ताकत झोंकते वहाँ पे नजर आएंगे। तो चलिए, तो दिलचस्प मुकाबला जरूर होने वाला है। बीजेपी ने अपने टारगेट सेट कर लिए हैं कि कहाँ जीत से कम कुछ भी जो है वो कबूल नहीं हो, और कहाँ पर जीत के लिए अभी से जिसे कहते हैं ना कि राह बनानी शुरू कर दी है। कॉफी पर कुरुक्षेत्र में आप सभी इस चर्चा में शामिल हुए। आज के लिए बस इतना ही।